साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की महामैराथन क्लास लेकर आया हूं आप सब के लिए। जी हां, जितने भी सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले साथी हैं उनके लिए ये महामैराथन की क्लास चलेगी, जिसमें मैं सामाजिक विज्ञान के कुल 120 प्रश्न लूँगा। और देखिए, शुरू में हम 2012 और 2014 के प्रश्न पत्र लेंगे, जिसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद शेष करके 2-2 साल के प्रश्न पत्र को लेकर हमारा जो महामैराथन के क्लास चलेगा, जिसमें 120 प्रश्न प्रति वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज हम 2012 और 2014 के प्रश्न पत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2012 के प्रश्न पत्र को आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 60 प्रश्न हैं, एक एक करके हम इसको करते चलेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 91 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 91 जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे 44वें संविधान जो संशोधन हुआ, जो कि 1978 में हुआ था, तो इसी जो संविधान संशोधन के तहत इस मूल अधिकार को हटा दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। अर्थात अब ये जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? आपका संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 92 देखिए। 92 नंबर का प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका क्या नाम है? अकबर की जो राजस्व व्यवस्था है उसको टोडरमल, बीरबल, बैरम खां या आजम खां, आसफ खां, तो कौन सी व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, सॉरी, इसे 92 है तो टोडरमल व्यवस्था। ठीक है, इसको राजस्व व्यवस्था को क्या व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? अकबर के वित्त मंत्री के रूप में ये राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र, अर्थात ये जैसे आजकल वित्त मंत्री है ना भाई, वैसे ही टोडरमल वित्त मंत्री थे उस समय। अकबर के कार्यकाल के समय टोडरमल को वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ए, पाटलिपुत्र, रांची, सारनाथ या सारनाथ और रतनपुर। तो कौन सा है भाई? 93 नंबर के प्रश्न है। देखो, हाँ, 93 नंबर के प्रश्न और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है आपका पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, पाटलिपुत्र को कहा जाता है। याद रखना, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी में पाटलिपुत्र रहा है, तक्षशिला भी रहा है, उज्जैनी और तोसली और सुवर्णगिरी, ये प्रांत के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें उत्तर हो जाएगा भाई पाटलिपुत्र। 94 में आ जाइए। 94 देखिए, माना, पंखाजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? माना, पंखाजूर और मैनपाट, भाई ये दोनों अगर आप नहीं जानते हो, फिर भी मैनपाट को तो जानते ही होंगे। अगर आपने मैनपाट को जाना है तो इनको भी आप जान लोगे। ठीक है, तो यह एक क्या है? शरणार्थी स्थल के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 95। 95 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 95 नंबर के प्रश्न है, मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? मुगल शासन काल में भारत में आने वाले पहला यूरोपीय, तो ये कौन थे भाई? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये सभी आए हैं, लेकिन सबसे पहले आने वाले हैं आपका पुर्तगाली। ठीक है, कौन आया था भाई सबसे पहले? तो पुर्तगाली हमारे देश आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 95 हो गया है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 96 को देखिए। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? ए, मेरठ में, बी, कानपुर, सी, बैरकपुर या डी, लखनऊ। तो कौन सी स्थान पर हुई थी दोस्तों? उत्तर हो जाएगा इसका बैरकपुर में। ठीक है, कहां पर हुई थी मेरे दोस्तों? 96 का आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। चलिए 97 देखिए, 97 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है? कायांतरित चट्टान में आपको बताना है 97 में आर्कोस हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, और इसका है चारनोकाइट हो गया और संगमरमर। तो 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संगमरमर, जो कि एक कायांतरित चट्टान के आपके प्रकार हैं। चलिए 98 देखिए, 98 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड मिंटो ने? किसने अपनाई थी मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारतीय राज्यों के प्रति एक सहायक संधि की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो 99 है। 99 क्या है? इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ का मेला लगता है? ए सूर्यनारायण में, बी राजिम में, दामाखेड़ा में या चंपारण में? प्रतिवर्ष जो है कुंभ, भाई कुंभ का मेला कहाँ लगता है? राजिम में लगता है, सबको पता है। बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही सरल सा। चलिए 100 नंबर के प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के अनुसार लड़का और लड़की की जो विवाह के उम्र सीमा 18 और 20 वर्ष, 17-21, 18-21 या 21-25? भाई आप सबको पता है, ये भी बहुत ही सरल सा सवाल है। अभी वर्तमान में 18 और 21 वर्ष चल रहा था। लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र जो है 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 101 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल बताना है, ऊंचाई पर स्थित तो कौन सा है? देखो ए है आपका सियाचिन, बी है सिक्किम, सी गंगोत्री या डी यमुनोत्री? क्या है भाई बताएंगे। जो आपका सामरिक स्थल जिसे हिम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सियाचिन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सियाचिन हो जाएगा। चलिए 102 नंबर के प्रश्न में आ जाइएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 102 नंबर, देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार महिला को कर्ता का स्थान, किस परिवार में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? ये कौन से सन में दिया गया है? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, 2007 में, 1947 में, 2005 में या 2010 में? तो कब दिया गया था मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपके 2005 में महिला को जो है परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है। ठीक है, संविधान में। किसमें दिया गया है मेरे दोस्तों? संविधान में। ठीक है, चलिए 103 नंबर का प्रश्न देखो। सूर्य के किन किरण का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं? कौन से किरण का उपयोग या अवशोषण ओजोन परत के द्वारा किया जाता है? भाई सरल, बहुत ही सरल सा सवाल है और आप सबको पता है इस सवाल का जवाब। जल्दी से ऑप्शन दे दीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पराबैंगनी किरण। ठीक है, चलिए 104 नंबर में आ जाते हैं। देखो क्या है भाई 104 नंबर, देखो स्क्रीन पर दिख गया होगा। 104 नंबर के प्रश्न है, समुद्री भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी, पनामी, सिस्मी या मियामी? समुद्री जो भूकंपीय तरंग है, तो समुद्री भूकंपीय तरंग को क्या कहा जाता है भाई? सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सुनामी कहा जाता है। 105 नंबर देखिए। इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा बताना है 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? भाई आप सबको पता है मेरे दोस्त, बाल श्रमिक क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी होटल, कारखाना इत्यादि जगहों पर यदि काम के लिए आप लगा देते हैं तो वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो 14 वर्ष की इसकी जो उम्र सीमा होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो कौन से मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो किसने बनवाया था दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, किसने बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 7वां नंबर 107 देखिए, 107 नंबर है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल। आपको पता है सती प्रथा की लड़ाई लड़ने वाले क्या है? राजा राम मोहन राय। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो कौन था भाई उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उस समय गवर्नर जनरल थे जब सती प्रथा के विरुद्ध कानून निर्मित किया जा रहा था। ठीक है,
108 नंबर देखिए, 108 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 108 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य को चुनना है। ठीक है, हरित क्रांति के तहत जो चावल बोया गया है उसमें सही क्रम को आपको चुनना है। तो चावल बोया गया है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। 108 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में, क्योंकि आप सबको पता है सबसे ज्यादा पंजाब में चावल की खेती की जाती है ना। 109 नंबर देखिए, महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? संत तुकाराम ने कौन से पंथ की स्थापना की थी दोस्तों? 9 नंबर के प्रश्न है। तो वारकरी पंथ के स्थापना जो है संत तुकाराम जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 110 नंबर का प्रश्न आपको नीचे की ओर दिख रहा है। देखिए भाई, 110 नंबर है, निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? सही जोड़ी आपको बताना है, सही जोड़ी आपको बताना है कौन सही जोड़ी है। देखिए आपको उत्तर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन पहले देखिए, सेल का देखिए अलग अलग यहां पर जोड़ी बना हुआ है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वां नंबर का। ठीक है, 110 नंबर में आपको सही जोड़ी बताना है। 4 ऑप्शन अलग अलग दिया गया है। देखो भाई, क्या सेल कोरबा में है? सेल तो भिलाई में है। क्या पावर ग्रिड कुम्हारी में है? पावर ग्रिड तो कोरबा में है। क्या एनटीपीसी बस्तर में है? जल्दी से बताइए, क्या पावर ग्रिड सिर्फ कोरबा में है, दूसरे जगह नहीं है? तो देखिए एनटीपीसी बिलासपुर में है, एनटीपीसी कोरबा में है, एसीसीएल तो आपके कोरबा में है, एसीसीएल और है, लेकिन यहाँ पर पावर ग्रिड जो है कुम्हारी में भी है, याद रखना। ठीक है, इसलिए 110 का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए 111 नंबर देखिए, 111 नंबर के प्रश्न है दोस्तों मेरे, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत फारसी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उर्दू साहित्य है या हिंदी साहित्य है? कौन सा साहित्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य। ठीक है, उर्दू फारसी ये सब नहीं है मोर दोस्त, केवल संस्कृत साहित्य है जो कि प्राचीन इतिहास के साहित्य। आप मन अगर नहीं जाना तो है ना, मैं हाँ सामाजिक विज्ञान के पूरा बना दे हाँ, अपन जहाँ और ओकरा जाके देख सकत हम। बिल्कुल आप ये सब चीज के उत्तर आप मतलब उहे मेरे मिल जाही। ठीक है ना। देखो फिर 112 नंबर के प्रश्न देखो क्या कहता है, त्रिस्तरीय जो पंचायत और नगरीय निकाय वाला प्रश्न है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? जब हमारे देश में ये कहा गया कि 3 स्तर पर पंचायत चुनाव होना है, किया जाना है। पहले जब शुरुआत हुआ सरपंच चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के, तो इसका विरोध भी किए। और किसने विरोध किया? जवाहरलाल नेहरू ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या जमुनालाल बजाज ने? किसने विरोध किया था भाई? किसने विरोध किया था मेरे दोस्त? जल्दी से बता देंगे भाई आंसर। ठीक है, किसने विरोध किया था? तो देखिए जब ये बन रहा था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जब बात आ रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर का प्रश्न है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, देखिए भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ है? जो भोरम देव का मंदिर है कौन से राजा के काल में? छिंदक नागवंश, नल वंश, फड़ी नागवंश या कलचुरी वंश? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फड़ी नागवंश के काल में। किसके काल में मेरे दोस्तों? फड़ी नागवंश के काल में ये जो है आपका विकसित हुआ है। ठीक है, उस समय क्या है, गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में छपरी के निकट चौरा नामक गांव में भोरम देव का मंदिर, अर्थात उस समय राजा कौन था भाई? गोपाल देव। कौन था भाई उस समय राजा? गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में बनाया, बहुत सालों हो गया। तो ये चौरा नामक गांव में बना हुआ है भोरम देव का मंदिर, याद रखना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर के प्रश्न आप देखो। 14 नंबर के प्रश्न क्या कहता है, मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? रणावत ग्रंथ के, पद्मावत, कुसुमावत या कृष्णावत? मतलब मलिक मोहम्मद जैसी के उनके जो कहना चाहिए लेख क्या लिखा है, इन चारों में से उनकी रचना कौन है ये बताना है। ठीक है, तो इनकी रचना कौन है? पद्मावत के रचना की है मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखना। पद्मावत के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। 15 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो
देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान है जिसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई? मोहनजोदड़ो की, कालीबंगन की, हड़प्पा की या लोथल की? किसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार हो गया है। आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई है, ठीक है। सबसे प्राचीन स्थल हड़प्पा, इसी की खुदाई 1921 में हुई है। कब हुई है मेरे दोस्त? 1921 में। और किसने की है? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं। प्रश्न क्रमांक 116 देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था बाणभट्ट, चाणक्य, संपति या घनानंद? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था मुर्दोस्त, वो कौन सा ऋषि संगी हो? देखा, इसका है जो चाणक्य, ठीक है। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ठीक। चलिए 17 नंबर देखिए, 117 है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेनाओं के प्रमुख जिसे सर्वोच्च सेनापति का नाम देते हैं, तो थल सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्रिमंडल। तो कौन होता है मेरे दोस्त? तो भाई भारत के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, सेनाओं के प्रमुख होता है, जिसको हम सर्वोच्च सेनापति के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या, इस राष्ट्र माने हमारे छत्तीसगढ़ की बात होते हैं ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कत्तकन राष्ट्रीय उद्यान है और कत्तकन वन्य जीव अभ्यारण्य है, तेला बताना है। तो हमारे देश में साथियों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें 3 और 11, ये आंकड़ा हमारा बिल्कुल सटीक और सही आंकड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। 19 स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुबहा होने पर, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि हमको किसी प्रकार से शक हो गया, तो इसकी जांच का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय और सांसद दोनों के द्वारा? तो बता देंगे भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका निर्णय करेगा, ठीक है। कौन निर्णय करेगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 120वां पर आते हैं। देखो 120 नंबर के प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध बताना है, ठीक है। भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, सबको पता है, लइका लइका जानते हैं ना भाई। तो यह महानदी पर बना है, जिसकी लंबाई 2805 किलोमीटर है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 121 नंबर, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा, अर्थात कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताना है हमको। तो भाई आप सबको पता है 5, 8, 7, 6, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है मेरे दोस्त? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। और आपको पता है ये 8 राज्य कौन है? ये 8 राज्य जो है मैं क्रम से बता देता हूं, यहाँ लिखने का स्पेस नहीं है। देखो सबसे पहले है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपके त्रिपुरा, उसके बाद आपके झारखंड और उसके बाद आपके मिजोरम। यानी कि 3, 3, 6 और 2, 8 हो गया। मेरे ख्याल से इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक है जो कि कर्क रेखा 8 कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए 122वां नंबर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। संसद का निर्माण होता है, कैसे होता है संसद का निर्माण? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा, बताइएगा। तो भाई संसद का निर्माण तीनों इसमें जरूरी है, लोकसभा भी जरूरी है, राज्यसभा भी जरूरी है और राष्ट्रपति भी जरूरी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के समन्वय से ये संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 123 नंबर का प्रश्न। देखो
दिख रहा होगा। कौन सा सूफी संत संप्रदाय अकबर के दरबार में था? शेख सलीम, शेख नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? तो भाई सबको पता है ये प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम जो कि सम्राट अकबर के दरबार में थे। ठीक है, किसके दरबार में थे दोस्तों? सम्राट अकबर के दरबार में थे। सूफी संत है ये। कौन सा संत है? सूफी संत, सूफी संप्रदाय के संत है। कौन आपका? ये जो शेख सलीम चिश्ती है, जो कि लगभग 16 शताब्दी के आसपास की घटना है, अकबर के शासन काल के दौरान ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के प्रश्न को देखो। 124 नंबर के प्रश्न को पहले से देखिए। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति। देखो, अगर राजा के वारिस नहीं हुए तब ब्रिटिश नीति क्या था उनकी संपत्ति के लिए? ये मुनरो का सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत, बल का सिद्धांत या त्याग का सिद्धांत? तो क्या था भाई? तो ये हड़प नीति अपनाते थे अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, क्या अपनाते थे? हड़प नीति। अर्थात उनके कोई संतान नहीं है तो अंग्रेज लोग हड़प लेते थे, है ना भाई, उसके राजपाट को छीन लेते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो 25वां नंबर का देखो, सती प्रथा व्यवस्था का समर्थन सर्वप्रथम ना, सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विद्रोह या विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, अकबर ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? किसने किया था भाई? तो सती प्रथा का जो विद्रोह है उसने किया था आपका राजा राम मोहन राय ने। याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया और समाज को क्या किया? जागरूक किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 126 नंबर के प्रश्न पर आ जाइए। हालांकि थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ना आप समझ जाइएगा, ये आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 126। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? बताइएगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे, किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 127वां नंबर देखिए, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दुर्ग जिले में जो स्थित जामुल, और जामुल आपने सुना होगा, जामुल सीमेंट फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जामुल सीमेंट फैक्ट्री। तो ये सीमेंट उद्योग के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए 128 नंबर के प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जो भी है, व्हाटएवर, है ना? तो बताइएगा। 128 नंबर के प्रश्न है, सबसे ज्यादा क्या गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 78% भाग नाइट्रोजन है। वायुमंडल का 78% भाग जो है नाइट्रोजन है। आपको बिल्कुल मिल जाएगा भूगोल। देखिए इसमें आपको भूगोल वाले खंड, यानी कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट में जाइएगा, शिक्षक भर्ती के लिए प्लेलिस्ट बनाए सामाजिक विज्ञान का, सीजीटेट का सेम सिलेबस है, तो आप वहां से जाकर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। इसी थंबनेल देखिए, इसी जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो आपको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए 129 नंबर देखिए, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य बताना है। धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं, धार्मिकता से संबंध है। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष कहता क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता। ठीक है, राज्य का संबंध, धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब है राज्य जो है धर्म के आधार पर नहीं बना है। याद रखना, क्या हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में केवल हिंदू लोग रहेंगे क्या? क्या यहाँ पर मुसलमान भाई नहीं है? क्या यहाँ पर सिख भाई नहीं है? क्या यहाँ पर क्रिश्चियन भाई नहीं रहते? सब रहते हैं, क्योंकि राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। धर्म के आधार पर राज्य का निर्माण हमारे देश में नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 30 नंबर 130 नंबर के प्रश्न देखिएगा। 130 नंबर के प्रश्न स्किप हो गया।
130 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से देखिए। सतनाम पंथ के संस्थापक, भाई सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास, कबीरदास, रामदास और ठाकुर प्यारे दास। तो सतनाम धर्म के प्रवर्तक आप सबको पता है बाबा गुरु घासीदास जी हैं, जिसका जैतखाम, जिसका जन्म स्थली भी कह सकते हैं गिरवतपुरी में है। कहाँ है दोस्त? गिरवतपुरी में है। और आज यानी कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती है, आप सबको पता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 131 नंबर का प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? तो इस राज्य की जो प्रमुख औद्योगिक नगरी है कोरबा में है, रायगढ़ में है, भिलाई में है या बिलासपुर में है? भाई आपको पता है कोरबा औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस है। कौन सा फेमस है? कोरबा। इसलिए 131 का उत्तर कोरबा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उद्योग की नगरी कहा गया है, पावर हाउस। देखो यहाँ कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। अगर यहाँ पर विद्युत ग्रह पावर हाउस की बात आती ना तो उत्तर हम कोरबा लेते, लेकिन यहाँ पर उद्योगों की नगरी कहा गया है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा भिलाई। याद रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भिलाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 132वां नंबर में आ जाइएगा। 132वां नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, उसको किस संविधान के तहत जोड़ा गया है? पहले ऑप्शन देखो, 42वां संशोधन में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 44वां में जोड़ा गया, 46वां में या फिर 43वां में। तो भाई भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, उसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। किसमें जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और आपको बता दूं ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इस मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 133 नंबर, 133 नंबर के प्रश्न हैं। 133 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के बाद अपना सिंहासन का त्याग कर दिया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कुणाल ने या बिंदुसार ने? बहुत ही सरल सवाल है दोस्त। तो चंद्रगुप्त ही इसका उत्तर है, जिन्होंने क्या कर दिया था? अपने सिंहासन का त्याग कर दिया था। किसका त्याग कर दिया था? सिंहासन का। तो ये क्या? जैन मुनि, ठीक है, ये जैन भिक्षु बन गया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला में जा करके ये जो है अपना प्राण त्यागा था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो 134 नंबर में आ जाते हैं। 134 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से हिंदी में है? बताना है मेरे दोस्त, कौन सा वेद जो है आंशिक रूप से हिंदी में लिखा हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? 134 नंबर है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद है दोस्तों? 134 नंबर का प्रश्न अथर्ववेद, जो कि आंशिक रूप से किसमें है? ये हिंदी में है, अर्थात गद्य में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। 135 नंबर का प्रश्न है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था? 1930 में एक जंगल सत्याग्रह हुआ था, वो कौन से राज्य में हुआ था? 135 नंबर का प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, रुद्री नवागांव, गट्टा सिल्ली, तमोरा या पोड़ी गांव? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव में आपका क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि अगस्त 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है इसको भी याद रखेंगे। तो रुद्री नवागांव जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 36वां नंबर के प्रश्न। लोहे और इस्पात उद्योग में प्रमुख प्रयुक्त होने वाले अयस्क बताना है।
लोहा और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अयस्क को आपको बताना है लेटराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट या चेल्कोपायराइड। क्या है भाई, जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा लोहा के रूप में जो इस्पात के रूप में उपयोग होता है हेमेटाइट। क्या होता है दोस्त, हेमेटाइट जो है इस्पात के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है 37 नंबर का, 137 प्रश्न है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? किसको दिया है? पूरे देश में घूमने की आज़ादी को दिया है, पिछड़ों के आरक्षण को दिया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया है, या इनमें से किसी को नहीं दिया? किसको दिया है भाई? तो संवैधानिक जो उपचारों के अधिकार है, इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का हृदय स्थल कहा है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 138 नंबर में आ जाइएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन अर्थात छुआछूत के संबंध की बात की जा रही है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जल्दी से बताएंगे। माधवराव सप्रे थे, सुंदरलाल शर्मा थे, ठाकुर छेदीलाल जी थे, या प्यारे लाल जी थे? कौन थे भाई? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। कौन थे दोस्त? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, जिन्होंने राजिम में अछूतोद्धार यानी छुआछूत को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम के माध्यम से मंदिर में जो प्रवेश कराया गया और अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य किया गया। ठीक है, क्योंकि मंदिर में छुआछूत समझ के प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उसको जो है दूर करने का कार्य किया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 138 हो गया। 139वां नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। यहां देखिए आपको 139 नंबर का प्रश्न यहां दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक था? भाई उपासक नहीं था बोला जा रहा है ना, निगेटिव में है। मीरा भाई तो सब जान रहे हैं भाई, मीरा भाई कृष्ण को मानते थे। सूरदास जी भी कृष्ण के उपासक थे, है कि नहीं? जान रहे हो कि नहीं भाई? जान रहे हो, है ना? तो सूरदास जी भी क्या थे? कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य जी भी थे। तो रामानंद जी भगवान श्री कृष्ण के नहीं थे, है ना? रामानंद जी ये राम जी के उपासक थे। राम मार्गी और कृष्ण मार्गी अलग अलग थे, है ना? चलो नेक्स्ट पर बात करेंगे। 140 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। 140वां नंबर के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, देखिएगा। सतवाहन वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? सतवाहन वंश की संस्कृत थी, तमिल थी, या तमिल जिसको कहते हैं, प्राकृत या मगध भाषा। तो कौन सी भाषा थी भाई? देखो संस्कृत भाषा, सातवाहन वंश में संस्कृत भाषा चलता था, याद रखेंगे। इसलिए जो है इस समय जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है संस्कृत रख दिया गया था। ठीक है, चलिए 141वां नंबर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संविधान है, जनता है, संसद है, या संसद और राज्य विधानमंडल है? तो कौन है दोस्तों? तो जो आपका राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता ही है, क्योंकि जनता ही जो है सरकार का चयन करता है, जनता ही जो है चुनाव करता है। ठीक है, चुनने का काम कौन करता है? तो हमारे देश की जनता करती है ना? चलो 142वां नंबर में आ जाओ दोस्तों। देखो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो आप जान रहे हो, आप सभी जान रहे हो, सम्राट अशोक जो है अपने बेटे बेटियों को भेजा था, है ना? श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बुद्ध, गुप्त, अश्वमेघ, वसुमित्र या महेंद्र? तो सम्राट अशोक के पुत्रों का क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा। दो, एक पुत्र एक पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, अब महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को भेजा था श्रीलंका प्रचार के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर बात करेंगे। 143वां नंबर का देखिएगा प्रश्न, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? ना क्वेश्चन निगेटिव में है। मीराबाई का नहीं था, कबीरदास का नहीं था, एकनाथ का या बाबर? भाई
देखो 143वां नंबर के प्रश्न है, और बाबर तो उस जमाने की बात थोड़ी की जा रही है ना, बाबर भक्ति आंदोलन में थोड़ी रहेगा भाई। मीराबाई है, कबीरदास जी हैं, एकनाथ जी, ये सभी हैं, लेकिन बाबर नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो 144वां नंबर के प्रश्न आपको दिख रहा है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? अकबर के, जहांगीर के, बाबर के या शाहजहां के? ताजमहल का निर्माण बताना है, 144 नंबर का प्रश्न है। तो ताजमहल का जो निर्माण है, सबसे पहले मैं बता दूं, ताजमहल का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 1632 ईसा पूर्व में ताजमहल का निर्माण किया गया था, और मुगल सम्राट शाहजहां के, किसके? शाहजहां के द्वारा इसका जो निर्माण है वह किया गया है, याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 145 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 145वां नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, देखो भाई क्या है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इक्का से, एजटेक से, बेबीलोनिया से या माया से? हड़प्पा सभ्यता का संबंध हमको बताना है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और व्यापार किया था। तो यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 145 का उत्तर बेबीलोनिया, याद रखना क्या हो जाएगा भाई? बेबीलोनिया 145 का उत्तर हो जाएगा। चलिए 146वां नंबर में आ जाते हैं। 150 में आपका 2012 का प्रश्न पत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 146 देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। देखो क्या है 46वां नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक अल्बरूनी है, जस्टिन है, मेगास्थनीज है या स्ट्रोबो है? तो इंडिका के लेखक कौन है भाई? तो मेगास्थनीज है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। 147वां प्रश्न देखो, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड रेपन थे, लॉर्ड डफरिन थे या लॉर्ड कैनिंग थे? तो कौन थे भाई उस समय गवर्नर जनरल? जल्दी से आंसर दीजिएगा, 147 नंबर का प्रश्न है। और उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे, कब? 1857 के क्रांति के समय। 148 नंबर के प्रश्न देखिएगा, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना कब क्यों नापा जाता है? किसके लिए उपयोग होता है? तीव्रता के लिए, घनत्व के लिए, आकार या परिणाम के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है, आप सब जान रहे हैं, इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा? 148 का उत्तर, रिएक्टर जो पैमाना है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई तीव्रता, ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिएगा 149 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े हैं हम। देखिएगा, नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है? नगरीकरण से वेश्यावृत्ति बढ़ा है, गंदी बस्ती हुआ है, बाल अपराध बढ़ा है या उपरोक्त सभी बढ़े हैं? तो आप सबको पता है 149 नंबर, वेश्यावृत्ति है ना, वेश्यावृत्ति की भावना बढ़ी है, बस्तियों में गंदगी आई है, बाल अपराध भी हुआ है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीजीटेट 2012 सामाजिक विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद 2013 करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आपको होगा, मैंने कहा भी था 2-2 साल के प्रश्न पत्र लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो 150 नंबर यानी कि 60वां नंबर के प्रश्न, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, राष्ट्र और शासन के प्रमुख हैं, शासन के प्रमुख हैं या इनके सभी? तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति जो है शासन के प्रमुख, क्योंकि सभी मंत्रियों के प्रमुख कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसी को शासन प्रमुख, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी में बहुमत दल के नेता को क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये तो रहा मेरे दोस्तों सीजीटेट 2012। अब चलिए सीजीटेट 2013 के प्रश्न पत्र, सामाजिक विज्ञान, कुल 60 प्रश्न उसमें भी लेंगे और ये महामैराथन सीरीज है, 2-2 साल के प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो चलिए 2013 के प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। देखो साथियों, 2012 के बाद 2013 में सीजीटेट नहीं हुआ था, तो 2012 के बाद हम 2014 के सीजीटेट सामाजिक विज्ञान पेपर 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 91 से हमारे प्रश्न की शुरुआत हो रही है। देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति विश्व उपज कर आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में किया गया था? अर्थात इसमें उपज का आकलन किसके शासन काल में सबसे पहले किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के या सिकंदर लोदी के शासन काल में? तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 91 का उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो प्रश्न क्रमांक है आपका 92। निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? कौन सा विकल्प? उदाहरण का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन या उपरोक्त सभी? आदर्श पाठ योजना की विशेषता कौन प्रदर्शित कर रहा है? तो भाई उदाहरण का आप उपयोग करोगे, ये भी सही है, भाषा की सरलता भी जरूरी है, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 92 का। चलिए 93 की बात करते हैं। देखो 93 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 93 आपको स्क्रीन पर यहाँ है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? भाई ये सरल सा सवाल है, फुटबॉल से है, हर कोई जानता है, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, जिसकी स्थापना जो है 1888 में, ठीक है, कब की गई थी? 1888 में हुई थी इस टूर्नामेंट की स्थापना। ठीक है, चलिए 94 नंबर देखिएगा, 94 नंबर देखिएगा। आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर? जैसे आप किसी विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह कौन से अधिनियम के तहत ये जानकारी आपको मिलता है? तो 6(1), 7(1), 8(1) या 11(1), किसके तहत ये जानकारी हमें प्राप्त होता है? तो साथियों सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जो कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा 94 का पहला वाला। ठीक, अर्थात 6(1) के तहत ये जो जानकारी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 95 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो 95 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये तो किया गया है, बिल्कुल सही है। कक्षा में प्रवेश, देखो कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, क्या बच्चों को रोजगार की गारंटी? ये नहीं आएगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा, बिल्कुल ये भी, यानी कि इसमें जो नहीं आ रहा है वो है रोजगार की गारंटी कोई स्कूल नहीं देता, कोई संस्थान नहीं देता। याद रखना, कोई भी संस्थान, कोई स्कूल जो है रोजगार की गारंटी नहीं देता, वो केवल शिक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। 95 हो गया है, 96 पर आ जाइएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर सॉलिसिटर जनरल? तो कौन है जो कि बिना संसद के सदस्य रहते हुए संसद की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है? तो जो महान्यायवादी है भारत के जो महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग ले सकता है और कानून के विषय में बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए 97 देखिएगा। 97 क्या कहता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसमें सम्मिलित किया गया? 42वें संशोधन में, 52 या 46वां या 43वां? तो किसमें किया गया है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों?
आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है उसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, याद रखेंगे, जिसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ये 3 शब्द जोड़ा गया है। चूंकि इसमें अभी 2 ही शब्द है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को उसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। 98 देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? देखो, कोई भी संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये है गोकुलनाथ केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा केस, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 98 का हर कोई जान रहे हो, केशवानंद भारती वाला केस है, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिएगा 99 देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा, कब लागू होगा, कौन सी स्थिति में लागू होगा? पहले देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत लागू किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। तो आपको बता दूं, अनुच्छेद 356, ये वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में अगर असफल रहता है तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 100 नंबर का प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में, 1976 में, 1986 में, या फिर देखिए क्या 1996 में? ठीक है, कब हुआ था भाई? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 100 है। ठीक है, हम रेस्ट करके आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारी क्लासेस महामैराथन की है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए 101 नंबर में आ जाइएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा? सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु के संबंध में ना, तो सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास होगा कि नहीं होगा जी? होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब एक तो सही है, ए वाला ऑप्शन। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, बिल्कुल। आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा, रटने की क्षमता का विकास नहीं होगा। याद रखना, ये डायरेक्ट गलत हो गया। और नैतिक विकास भी होगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। क्यों? क्योंकि प्रश्न नहीं होगा बोला जा रहा है, तो रटने की क्षमता का विकास नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो भाई 102 नंबर, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया है? 102 नंबर है, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या मणिपुर में? जल्दी से बताएंगे। तो नीरू मीरू का जो कार्यक्रम है वो कहां पर चलाया गया है और ये क्यों चला गया? देखो, इसका पहले तो ये जान लो, इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो है 20, आंध्र प्रदेश। 102 का उत्तर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम क्यों चलाया गया जान रहे हो? जल संरक्षण मिशन के अंतर्गत 1 मई सन 2000 को यह चलाया गया। कब चलाया गया? 1 मई सन 2000 को नीरू मीरू ये कार्यक्रम जल संरक्षण मिशन के अंतर्गत या उसी के द्वारा ये चलाया गया है। याद रखेंगे। चलिएगा 103 नंबर में आइएगा। देखिए, वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है,
कौन सी देश है जहां पूरा नगर है, गांव नहीं है वहां? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या सिंगापुर? क्या हो जाएगा? तो भाई सिंगापुर एक ऐसा राज्य है कहे या ऐसा देश है, ये राज्य नहीं है ना, देश है, जहां पर पूरे वहां की जनसंख्या शहरों में रहती है, गांव में नहीं रहता। ठीक है, तो 103 का उत्तर हो जाएगा डी। चलो भाई 104 में आ जाते हैं, 104 में आ जाते हैं। देखिएगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी हवाएं हैं कौन सी दिशा में चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो बताइएगा। देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये मानसून चलती है, ए। ठीक है, 104 का ए हो जाएगा। और भारत में ये ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, ठीक है, इनकी प्रवाह की यही दिशा है, याद रखना। चलो 105 नंबर में आ जाइएगा। देखो भाई 105 नंबर, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो जाए, यानी दिन और रात एक बराबर हो जाए, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पर सीधी पड़ेगी? उत्तरीय ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या जल्दी से बताइएगा। 105 नंबर का प्रश्न है और 105वां नंबर का प्रश्न का जिसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। और ये कब होगा जान रहे हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन साल में। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं, और जब दिन और रात बराबर होगा तो सूर्य की जो किरण है भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। 106 नंबर की बात करेंगे। देखिएगा 106 नंबर को, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। ए, सामाजिक समरसता का विकास करना उनका उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सत्य वचन है भाई। सामाजिक समस्याओं का समाधान, बिल्कुल करेक्ट, तीनों करेक्ट, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, डी वाला, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। चलो 107 में आ जाओ। देखो भाई 107 को देखो क्या कहता है। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि सामाजिक रूप से जो बच्चे उपेक्षित हैं, उपेक्षित बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष कर सकते हैं? नहीं, कटाक्ष थोड़ी करेंगे भाई, कोई भी सामाजिक कुरीति है उस पर। अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे? अब आंसर सही पर करेंगे ना। समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे? क्या करेंगे भाई? आप क्या करेंगे? समाज की बुराइयों को कम करेंगे और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करेंगे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, चलो 108 में आ जाओ। 108 देखो भाई, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के गुरुजिला सामाजिक समस्याओं का ज्ञान देना चाहिए उनको। नो। सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नो या यस बताते चलेंगे। नए सामाजिक संरचना परिवर्तन का ज्ञान, संस्कारी व्यवस्था, समाज निर्माण, उपरोक्त सभी यानी के ऊपर के तीनों गुण इसी में समाहित है। समझ गए? इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। चलो नेक्स्ट पर बात करें। देखो 109 तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या फिर डेल्टा? क्या कहलाता है भाई? 109 नंबर का प्रश्न है, तो ये प्रायद्वीप कहलाता है ना? क्या यही कहलाएगा ना? तो प्रायद्वीप भूमि के कौन, देखो प्रायद्वीप के परिभाषा को समझो ना, क्या होता है प्रायद्वीप? तो प्रायद्वीप भूमि का वो भाग होता है जिसमें जो 3 भाग जल तथा 1 भाग स्थल होता है। तीनों साइड जल है और 1 भाग स्थल है, उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखना। चलो
110 देखो, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में या अनुच्छेद 14 में? तो किसमें है भाई? अस्पृश्यता के अंत की बात ये अनुच्छेद 17 में कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये वर्णित है और इसे मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाए हैं, जो कि 1955 के नाम से प्रसिद्ध है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। क्यों? इसी अनुच्छेद 17 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक, चलिए 111 देखिएगा, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ए अतारांकित, बी तारांकित, सी ए और बी दोनों या डी ये सभी? तो संसद के प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न भी होते हैं और अतारांकित प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, जैसे शीतकालीन विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल चल रहा है, तारांकित और अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर में आ जाते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त के निम्न में से किस व्यवस्था को लागू करवाया? रैयतवाड़ी, काश्तकारी, महालवाड़ी या इस्तमरारी? तो इस्तमरारी व्यवस्था 112 नंबर में इस्तमरारी व्यवस्था भूमि तथा लगान पर जो टैक्स वसूला जाता था ना, उससे संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। 113 नंबर का प्रश्न है। क्या है भाई? 113 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। जब भारत में सायं यानी शाम 8:30 बज रहे होते हैं तो इंग्लैंड में कितना समय बज रहा होगा? जब हमारे देश में शाम को 8:30 बज रहा हो तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? बताइएगा। बहुत ही सरल है, 113 नंबर का प्रश्न है। तो इंग्लैंड में कितने बज रहे होंगे? 3 बज रहे होंगे शाम को। ठीक है, याद रखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 114 नंबर का प्रश्न देखेंगे। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नैनीताल झील को सप्तऋषि सरोवर, अगस्त सरोवर, त्रिऋषि सरोवर या पंचऋषि सरोवर? किसके नाम से जाना जाता है? किसको? आपका नैनीताल झील को। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है। तो त्रिऋषि सरोवर नैनीताल का मुख्य आकर्षक की झील है। ठीक है, स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, त्रिऋषि सरोवर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का सवाल है, देखिएगा। उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह, वियोग, व्याकुलता में गाया जाता है वह कौन सा गीत है? चांचरी, न्यौली, झूमेलो जिसको बोलते हैं, और चौफला? बताइएगा। तो ये गीत है साथियों झूमेलो गीत है, जो उत्तराखंड में दुख में, गम में, विरह में क्या किया जाता है? इसका गायन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। 116 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा। निम्न देश में कौन सा जो है आसियान का सदस्य है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिलीपींस? कौन सा है भाई? 116 नंबर का प्रश्न। तो दक्षिण कोरिया कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया देश है। ठीक है, चलिए 117 नंबर में आ जाइएगा। 117 नंबर में आ जाइएगा। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था 117 नंबर का प्रश्न दिख रहा है आपको, देखिए। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी या सीमेंट उद्योग? तो भाई वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर उभर रहा है तो वो सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118 में आ जाइएगा, देखिएगा।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। कौन सा परियोजना है? जल विद्युत शक्ति परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, वन्य जंतु संरक्षण परियोजना या नदी संयोजन परियोजना। तो कौन सा परियोजना है मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ठीक है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो परियोजना वर्ष 1995 में, कब? 1995 में जो प्रधानमंत्री है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परियोजना को देश के 4 बड़े नगर से जोड़ने के लिए ही इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1995 में, ठीक है। चलिएगा 119वां में आ जाते हैं दोस्तों। देखिएगा 119 कूट संकेतन से संबंधित। देखिए प्रोजेक्ट कार्य के अंग है। पहला है रिपोर्ट लेखन, स्थल अवलोकन, संबंध जानकारी या स्थल का चिन्हीकरण। तो जल्दी से बताइएगा, 119 नंबर का प्रश्न है। और प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या चीजें शामिल रहता है उसको याद रखना। तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट कार्य जब आता है तो सबसे पहले आएगा स्थल। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका स्थल का आप चिन्हांकित करेंगे, कौन से स्थल पर, किस स्थल के बारे में, ठीक है। उसके बाद उस स्थल का आप अवलोकन करेंगे, यानी कि 4 आया, 4 के बाद 2 आया, ठीक है। अब जो है उसके बाद क्या करेंगे? स्थल से संबंधित आप जानकारी एकत्र करेंगे, यानी कि 30। उसके बाद उससे संबंधित आप रिपोर्ट लिखेंगे। 4 2 3 1, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120वां देखिएगा। छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा में बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, छात्रों को गृह कार्य देंगे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे, नवाचार संबंधी कार्य करेंगे। तो क्या कार्य करेंगे भाई? आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों को आप प्रोजेक्ट कार्य देंगे ताकि बच्चों में सृजनात्मकता के गुण विकसित हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिएगा 121 नंबर का प्रश्न है, गंधार कला किस विदेशी कला का प्रभाव है? मिस्र का, चीनी का, रोमन का या यूनानी का? तो ये जो गंधार कला है दोस्तों, आपके गंधार कला यह एक भारतीय कला, विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, ठीक है। तो खैर अपन उत्तर पर आ जाते हैं। 121 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी, यूनानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी और रोमन थी, तो यूनानी और रोमन इसका प्रभाव पड़ा, तो यूनानी इसका उत्तर हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिएगा 122वां नंबर में आ जाइएगा और देखिएगा 122वां कहता है, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था? राजपूत वंश, चोल वंश, चंदेल वंश या पल्लव वंश? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपके पल्लव वंश। क्या वंश? तो चंदेल वंश इसका 122 नंबर का उत्तर हो जाएगा। चंदेल वंश द्वारा 1950 ईस्वी में ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक कहलाता है, ठीक है। चलिएगा 123वां नंबर देखिएगा, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? सैयद वंश का, खिलजी वंश का, गुलाम वंश का, लोदी वंश का? इल्तुतमिश जो है कौन से वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का था भाई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 124 नंबर की बात करते हैं। देखिएगा 124वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हितोपदेश, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद या महाभारत। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 125 नंबर में आ जाइएगा। 125 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती?
तो सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी भाई? तो ये 1873 में की थी, याद रखेंगे। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और ये कहां पर की थी? तो महाराष्ट्र, एमएच या एमआर, महाराष्ट्र में की थी, याद रखना, ठीक है। चलिएगा 126वां नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा मेरे दोस्त, बताइएगा 126 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 127वां नंबर की बात करते हैं। 127 कहता है आईएसआई चिन्हित संबंधित है वस्तुओं की गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, आभूषण की गुणवत्ता से या जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। ये वस्तुओं की गुणवत्ता की बात करता है कौन? आपका आईएसआई, ठीक है। आईएसआई किसकी बात करता है? वस्तुओं की गुणवत्ता की बात करता है, ठीक है। 128वां में आ जाते हैं, देखिएगा 128 नंबर का प्रश्न कहता है विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ब्राजील में, भारत में, क्यूबा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन कहां पर होगा? तो ब्राजील में होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील में किया जाता है, भारत में तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। 129वां देखिएगा, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? 129 नंबर का प्रश्न है। 129 नंबर के प्रश्न उत्तर हो जाएगा शिकागो में, याद रखना, कई बार आपने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना भाषण दिया था, ठीक है। 130वां नंबर का प्रश्न है, आपको दिख रहा है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य बताना है। क्या कार्य है? वायुमंडलीय दाब को स्थिर करना, भूकंप की आवृत्ति, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को थामना। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो भूतल पर आने वाले जितने भी पराबैंगनी हानिकारक विकिरण है उसको क्या कर सकते हैं? जमीन पर आने से रोकने का काम समताप मंडल के ओजोन परत के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को कर लिया हमने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। क्या कहता है? लोथल खाली स्थान था। अब लोथल क्या था भाई? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र है, हड़प्पा की कृषि तकनीक केंद्र है, हड़प्पा की मूर्तिकला केंद्र है या सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र? तो हड़प्पा सभ्यता एक बंदरगाह व्यापारिक केंद्र है कि नहीं? है मेरे दोस्त, बिल्कुल ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। 132वां नंबर देखिएगा, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? यह एक रचना है पंच सिद्धांतिका और इसके रचनाकार है आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त या फिर वराह मिहिर। तो 132 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वराह मिहिर। क्या हो जाएगा? वराह मिहिर। और वराह मिहिर ने 3 प्रमुख ग्रंथ की रचना की। क्या क्या? एक तो बृहजातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो ये 3 ग्रंथ की प्रमुख रूप से रचनाकर्ता कौन है? आपके वराह मिहिर है, ठीक हैगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 133 नंबर के प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शहर जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के बीच में स्थित है? कौन सा शहर है? बर्लिन है, रोम है, इस्तांबुल है या प्राग है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 133 का सी, इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है दोस्तों आपके कहाँ है? एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित है। 134वां नंबर के प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिएगा।
वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी हुई है? भारत के नोट देखे हो ना, उसमें बताना है कौन सी भाषा छपी है, असमी, बंगला, मणिपुरी या फिर उड़िया। तो 134 का उत्तर हो जाएगा असम की भाषा, असमी भाषा छपी हुई है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 135 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या हमको बताना है। उत्तराखंड की जनसंख्या, चूंकि ये तो हमारे जीके से बाहर का हो गया, लेकिन आप इतना याद रखो, ये वाला सी वाला उत्तर आपके उत्तराखंड की जनसंख्या को लेकर सही उत्तर होगा। 136वां नंबर देखिएगा, कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? बहुत ही सरल, केरल, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो भाई आपका 136 नंबर में उत्तर हो जाएगा सी, कोंकणी जो है केरल की भाषा है, सॉरी आपको गोवा की भाषा है। ठीक है, केरल की भाषा मलयालम है, मिजोरम की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, गोवा की भाषा कोंकणी है। तो कोंकणी कहाँ की भाषा है भाई? गोवा की भाषा है। अरुणाचल प्रदेश की हिंदी और असमिया। 137 नंबर के प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, देखिएगा। देखिए एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटी कहा जाता है, तो एनसीटी के योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन दिया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव हैं? विशिष्ट संस्तुतियां, स्तरों के अनुसार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का स्वरूप, मूल्यांकन प्रक्रिया और माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया। तो उत्तर हो जाएगा भाई बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में, प्राग में, जेनेवा में या वियना में? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, WHO का मुख्यालय कहाँ है? 138। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है भाई जिनेवा में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, जो कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगम का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की है? कितने प्रतिशत दिए जाने की संस्तुति की है? तो 55% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिएगा 55% इनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40वां की बात करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों को जानना जरूरी है, किन बातों का पोषण करना चाहिए? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान सही है, जरूरी है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, बच्चों के अधिकार और गरिमा को के प्रति सजगता के भाव बिल्कुल सही है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे 141 नंबर का। 141 नंबर के प्रश्न देखिएगा, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? लाखा मंडल देहरादून में, द्वाराहाट अल्मोड़ा में, कनखल हरिद्वार में या कटारमल अल्मोड़ा में? कहाँ पर स्थित है दोस्तों मेरे यार? तो द्वाराघाट अल्मोड़ा में जो है आपके सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो आपको पुनः मैं बता दूं, द्वाराहाट के अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 142वां है, भारत की मानक समय रेखा बताना है। तो इसका भारत का जो मानक समय रेखा है, और इसका मानक समय रेखा क्या हो जाएगा? देखिएगा, 82°30 कला पूर्वी देशांतर माना गया है। पूर्वी देशांतर यानी कि 142 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर बात करेंगे। 143 नंबर कहता है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जाना जाता है? जैसे चीन में, हमारे देश में उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे ही चीन में उस नदी का क्या नाम है? तो चीन में उस नदी का नाम सिंधु है, अवांग है,
खांगपो है या तांगपो है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 143 का उत्तर हो जाएगा सी, सांगपो। ठीक है, क्या है मेरे दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है सांगपो, सी वाला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 144वां है, देखिएगा, सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? कावेरी नदी में, कृष्णा नदी में, महानदी में या नर्मदा नदी में? तो सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे है। याद रखेंगे, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा 145वां नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट सॉल्व करेंगे। देखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? ये कथन है, विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा? तो किसके द्वारा भाई? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया है। 146वां नंबर में आ जाइएगा। देखिएगा 146वां नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो यह बंजर भूमि पर प्रबंध करता था, सब अधिकारियों पर नजर रखता था, वेतन संबंधी मामलों को देखता था या जागीरों का हिसाब करता था? तो उत्तर हो जाएगा ये वेतन संबंधी मामलों को देखने का काम दीवान ए तन नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147वां देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो भाई 147 का नंबर आपको पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148वां देखिएगा, क्या कहते हैं 148, इंपीरियल बैंक का नाम उनके राष्ट्रीयकरण के बाद में बदलकर क्या रखा गया था? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो क्या रख दिया गया था भाई? गोरेलाल समिति के सिफारिश पर यह हुआ था और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। ठीक है ना। चलिएगा 149वां नंबर में आ जाते हैं। देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 149 नंबर। उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सा आवासीय विद्यालय है जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु ही प्रवेश की व्यवस्था की गई है? कौन सा है? राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या एकलव्य आवासीय विद्यालय? तो 149 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। लास्ट क्वेश्चन है 2014 सीरीज का। देखिएगा, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? जब वो शक को पराजित कर दिया, हरा दिया, तो कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की, चक्रवर्ती की, सकारी विक्रमादित्य या महाराज? तो सकारी विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा तो सकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मैंने 120 प्रश्न लिया है, पूरे 120 प्रश्न, यानी कि 2012 सीजीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान और 2014 सीजीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान खंड को लिया है। दोनों साल के कुल प्रश्न 120, जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम फिर से अगले जो सत्र हैं जिसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों 16 और 17 का। ठीक है, तो अगला हमारा मैराथन क्लास आएगा सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 2016 और 17 के 120 प्रश्नों का समावेश रखेंगे ताकि आपकी तैयारी हमारे साथ होती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।